कभी सोचा है कि एक ऐसा साम्राज्य भी था जिसकी राजधानी की गिनती दुनिया के सबसे शानदार शहरों में होती थी। एक ऐसी ग्लोबल पावर जिसकी दौलत और ताकत के चर्चे दूर दूर तक थे। लेकिन आज आज वो सब कुछ बस पत्थर के खामोश खंडरों में बाकी है। एक ऐसी कहानी जो एक अनसुलझी पहेली जैसी लगती है। तो चलिए आज विजयनगर साम्राज्य की इसी भूली बिसरी दास्तां के पन्ने पलटते हैं। ये लाइनें किसी शायर की कल्पना नहीं है, ये हकीकत का बयान है। साल 1443 में पर्शिया से एक यात्री भारत आए थे, अब्दुल रज़्ज़ाक, और उन्होंने जब विजयनगर की राजधानी हम्पी को अपनी आंखों से देखा तो बस देखते ही रह गए। उनके ये शब्द उस दौर की भव्यता की एक छोटी सी झलक है जो अब सिर्फ इतिहास में कैद है। और यही तो सबसे बड़ा सवाल है ना, एक शहर, एक साम्राज्य जो अपनी ताकत, अपनी संस्कृति, अपनी दौलत के शिखर पर था, आखिर वो इस तरह वीरान कैसे हो गया, गुमनामी के अंधेरे में कैसे खो गया? इस रहस्य को समझने के लिए हमें कहानी की शुरुआत में जाना होगा। तो विजयनगर की कहानी शुरू होती है एक बहुत ही मुश्किल उथल-पुथल भरे दौर से। ये सिर्फ एक साम्राज्य की कहानी नहीं, बल्कि एक आइडिया के जन्म की कहानी है, एक नई उम्मीद की। उस वक्त का सीन कुछ ऐसा था कि 14वीं सदी की शुरुआत में साउथ इंडिया में जबरदस्त राजनीतिक अस्थिरता थी। नॉर्थ से दिल्ली सल्तनत के हमलों ने होयसल, काकातीय और पांड्य जैसे बड़े बड़े हिंदू साम्राज्यों की कमर तोड़ दी थी। मतलब एक तरह का पावर वैक्यूम बन गया था, और इसी उथल-पुथल के बीच से एक नई ताकत का उभरना तय था। और इसी दौर में दो भाई, हरिहर और बुक्का, इतिहास के मंच पर आते हैं। कहते हैं कि संत विद्यारण्य के मार्गदर्शन में इन दोनों ने मिलकर साल 1336 में एक नए साम्राज्य की नींव रखी। ये सिर्फ एक राजनीतिक कदम नहीं था, ये साउथ इंडियन कल्चर को बचाने का एक बहुत बड़ा संकल्प भी था। इस साम्राज्य का नाम ही इसके मकसद को साफ कर देता है। विजयनगर संस्कृत में इसका मतलब है जीत का शहर। इसका लक्ष्य सिर्फ जमीन जीतना नहीं था, बल्कि एक पूरी सभ्यता, एक पूरी संस्कृति को बचाना था। और अगले 200 सालों तक इस साम्राज्य ने साउथ इंडिया के इतिहास को एक नई दिशा दी। लेकिन विजयनगर सिर्फ एक रीजनल पावर बनकर नहीं रह गया। बहुत ही जल्द ये दुनिया के सबसे अमीर और ताकतवर साम्राज्यों में से एक बन गया। सवाल ये है कि कैसे? आखिर इनकी ताकत का राज क्या था? जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 5 लाख। ये 16वीं सदी में विजयनगर की राजधानी हम्पी की अनुमानित आबादी थी। उस जमाने में ये शहर पेरिस और रोम जैसे शहरों से भी कहीं ज्यादा बड़ा था। कुछ लोग तो इसे बीजिंग के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा शहर भी मानते थे। और यही विशाल आबादी साम्राज्य की ताकत का एक बड़ा सोर्स थी। अब इतने बड़े साम्राज्य को चलाने के लिए एक सॉलिड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम भी तो चाहिए, है ना? तो उन्होंने बनाया अमरनायक सिस्टम। ये कमाल का सिस्टम था। इसमें होता ये था कि राजा अपने मिलिट्री कमांडरों को, जिन्हें नायक कहते थे, जमीन का एक टुकड़ा देता था। बदले में ये नायक राजा के लिए एक तय संख्या में सैनिक मेंटेन करते थे। इस सिस्टम की वजह से साम्राज्य जब चाहे एक बहुत बड़ी सेना तुरंत खड़ी कर सकता था। और पैसे की तो कोई कमी ही नहीं थी। उस समय पूरी दुनिया में हीरों के व्यापार पर इनकी मोनोपोली थी। सोचे, इसके अलावा मसाले, कॉटन टेक्सटाइल और चावल का भी ये जबरदस्त एक्सपोर्ट करते थे। और अपनी आर्मी को टॉप पर रखने के लिए ये पर्शिया और अरब से बेहतरीन नस्ल के जंगी घोड़े इंपोर्ट करते थे, जिसके लिए सोने चांदी के सिक्के चलते थे। हर महान साम्राज्य का एक सुनहरा दौर होता है, एक गोल्डन एज। विजयनगर के लिए वो दौर आया सम्राट कृष्णदेवराय के राज में। वो एक ब्रिलियंट मिलिट्री कमांडर तो थे ही, साथ ही एक बेहतरीन कवि और आर्ट और आर्किटेक्चर के बहुत बड़े फैन भी थे। उनके ही दौर में विजयनगर अपनी ताकत और संस्कृति के बिल्कुल टॉप पर पहुंचा। लेकिन इतिहास का एक कड़वा सच है, जो सूरज उगता है वो ढलता भी है। विजयनगर का अंत भी उतना ही अचानक और नाटकीय था जितना उसका उदय। आखिर वो कौन सा ग्रहण था जिसने इस महान साम्राज्य की रोशनी को हमेशा के लिए बुझा दिया? अब कृष्णदेव राय के बाद उनके रीजेंट अलिया राम राय ने एक बड़ा ही रिस्की पॉलिटिकल गेम खेला। उन्होंने डेक्कन की जो 5 सल्तनतें थीं, बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बीदर और बरार, उन्हें आपस में ही लड़वाया। फूट डालो और राज करवाली नीति। लेकिन ये दांव उल्टा पड़ गया।
रामराय की बढ़ती ताकत देखकर ये सल्तनतें अपनी आपसी दुश्मनी भूल गईं और विजयनगर के खिलाफ एक हो गईं। और फिर आई वो तारीख जिसने दक्षिण भारत का इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया। 23 जनवरी 1565 तालीकोटा के मैदान में इतिहास की दो सबसे बड़ी सेनाएं आमने सामने थी। ये वो लड़ाई थी जो एक पूरे साम्राज्य का भविष्य तय करने वाली थी। तो सवाल ये है कि आखिर इतनी बड़ी, इतनी ताकतवर सेना हारी कैसे? इस पर इतिहासकार आज भी बहस करते हैं। दो मेन थ्योरीज हैं। पहली है धोखा। कहा जाता है कि लड़ाई के एक बहुत ही क्रिटिकल मोड़ पर विजयनगर की सेना के दो मुस्लिम कमांडरों ने पाला बदल लिया। इससे सेना में भगदड़ मच गई। दूसरी थ्योरी है टेक्नोलॉजी। सल्तनतों के पास बेहतर हेवी आर्टिलरी यानी तोपें थी, जिन्होंने विजयनगर के सैनिक फॉर्मेशंस को तहस नहस कर दिया। हो सकता है सच इन दोनों के बीच में ही कहीं हो। तालीकोटा में जो हुआ वो सिर्फ एक जंग की हार नहीं थी, वो एक पूरी सभ्यता पर लगा एक गहरा जख्म था। लड़ाई के बाद जो हुआ वो शायद लड़ाई से भी ज्यादा भयानक था। चलिए देखते हैं कि इस हार का अंजाम क्या हुआ और आज इसकी विरासत को लेकर क्या बहस होती है। जंग में रीजेंट रामराय मारा गया और विजयनगर की सेना बिखर गई। इसके बाद जीतने वाली सल्तनतों की सेनाओं ने हम्पी की ओर रुख किया। उन्होंने करीब 6 महीने तक उस खूबसूरत शहर को लूटा, जलाया और तबाह कर दिया। मंदिर तोड़े गए, मूर्तियां तोड़ी गईं, महल जला दिए गए। वो शहर जिसे दुनिया के सबसे शानदार शहरों में गिना जाता था, अब बस एक जलता हुआ खंडहर था। आज भी हिस्टोरियंस इस बात पर डिबेट करते हैं कि विजयनगर की असली पहचान क्या थी। एक नज़रिया ये है कि ये हिंदू धर्म का एक बहुत बड़ा किला था, जिसे खास तौर पर नॉर्थ के इस्लामिक आक्रमण को रोकने और धर्म की रक्षा के लिए बनाया गया था। वहीं दूसरा नज़रिया ये कहता है कि ये एक मिलाजुला कॉस्मोपॉलिटन राज्य था, जिसके लिए धर्म से ज़्यादा ज़रूरी सत्ता थी, और वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से हिंदू और मुस्लिम दोनों रूलर्स के साथ अलायंस बनाता था। हम्पी की उस भयानक तबाही के बाद शाही परिवार किसी तरह बचकर निकल तो गया, लेकिन विजयनगर की आत्मा मर चुकी थी। एक मजबूत सेंट्रल अथॉरिटी के बिना ये विशाल साम्राज्य टूटकर बिखर गया और अगले 100 सालों में धीरे धीरे छोटे छोटे राज्यों में बंटकर इतिहास में खो गया। और आखिर में ये सवाल बचता है कि हमें इतिहास को याद कैसे रखते हैं। विजयनगर की कहानी हमें याद दिलाती है कि कैसे वक्त के साथ साथ बड़े बड़े साम्राज्य बनते हैं और फिर मिट्टी में मिल जाते हैं। एक साम्राज्य जो कभी दुनिया का एक बड़ा सेंटर था, आज उसे भूला हुआ साम्राज्य कहा जाता है। यह हमें सिखाता है कि कुछ भी हमेशा के लिए नहीं होता और इतिहास को देखने का हमारा नजरिया भी वक्त के साथ बदलता रहता है।